स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 और उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ हो गए अपने घर पे इस लॉकडाउन में। तो मैं भी ठीक हूं अपने घर पे। तो अब मैं अपनी स्टार्ट कर रहा हूं अब आज का टॉपिक। तो लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक। तो टॉपिक का नाम क्या है? सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। अब देखो चैप्टर 7 था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, जो मैंने पिछला चैप्टर करा है। ठीक है, तो उसमें किस की बात हो रही थी? बुनकरों की बात हो रही थी, आयरन स्मेल्टर्स की बात हो रही थी और फिर फैक्ट्री ओनर्स की बात हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीटली बेस्ड है एजुकेशन सिस्टम पर। ठीक है, जो तत्कालीन एजुकेशन सिस्टम था उस हिसाब का, उस टाइम का, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या बताया गया? सिविलाइजिंग द नेटिव, कि जो नेटिव का मतलब है यहाँ पे मूल निवासी। ये आपको ध्यान रखना है कि नेटिव का मतलब है मूल निवासी। तो दोस्तों मैं आपको नेटिव बता रहा था। नेटिव का मतलब हिंदी में मतलब होता है मूल निवासी। क्या मतलब होता है? मूल निवासी। ठीक है, तो सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, मतलब ये है कि लोगों, मूल निवासियों को सिविलाइज कर रहे थे, यानी कि लोगों को बिल्कुल नगरीकरण के हिसाब से लोगों को की जीवन शैली बदल रहे थे। और साथ में एजुकेटिंग द नेशन को, राष्ट्र को एजुकेट भी कर रहे थे। अब वो उस चैप्टर में पढ़ते हैं वन बाय वन कैसे कर रहे थे। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अब देखो अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा। सॉ का मतलब होता है देखा, कैसे देखा। तो पहला है इसमें द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर ओरिएंटलिज्म का मतलब है, यहां पर प्राचीन दर्शन। क्या मतलब है? प्राचीन दर्शन। ठीक है, मतलब जो पुराने टाइमों में जो शिक्षा दी, वेदों, पुराणों, ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों की जो शिक्षा दी जाती थी वो ओरिएंटलिज्म के अंतर्गत आ गई। ठीक है, कि ट्रेडिशन एक परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म क्या था? पहले हमारे देश में, सच बता रहा हूं मैं, जब ये जिस टाइम की ये बात हो रही है, ये जो चैप्टर जिस टाइम का है, जबकि स्टोरी बता रहा है, उस टाइम में हमारे देश में ना तो इंग्लिश एजुकेशन था, ना साइंस एजुकेशन था, मैथ्स था, लेकिन उस लेवल का नहीं था कि हम नौकरी प्राप्त कर सके। बिल्कुल जो हम बोलते हैं ना कि डेली लाइफ के यूजेस के होते हैं कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो चीजें होती है ये सब सिखाया जाता था। लेकिन हाई लेवल चीजों में मैथ्स, साइंस और ना ही टेक्नोलॉजी कहीं नहीं थी। ओनली क्या था? ओरिएंटलिज्म। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म था कि परंपरागत रूप से जो शिक्षा पद्धति चली आ रही थी कि बच्चों को घरों में ही शिक्षा दी जाती थी। लोगों को जैसे घर में ही उन्होंने वेद पुराण पढ़ लिए तो वो शिक्षित माने जाते थे, विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। और जो चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, कि उसने मदरसे में शिक्षा प्राप्त की तो उनके लिए वो काफ़ी माना जाता था। फिर बाकी जो भी उनकी जो धार्मिक शिक्षा होती थी वो पूरी करने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल शिक्षित व्यक्ति माना जाता था। ये पुरानी सोच थी। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों के हिसाब से ये ठीक नहीं था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुभाषाई लोग हैं। बहुभाषाई का मतलब यहाँ पर अरबी के जानकार लोग भी रहते हैं। जो मुस्लिम धर्म के लोग थे या फिर मुस्लिम धर्म के लोग जो होते हैं उनको अरबी भाषा की ज्ञान होता है इन कंपैरिजन हिंदुओं के। उनको नहीं पता होता कि अरबी भाषा कैसे लिखते, बोलते, क्या होता है वो। और साथ में संस्कृत भाषा, अरबी, संस्कृत और भी बांग्ला भाषा, हमारे देश में वैसे भी कई सारी भाषाएं हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म परंपरागत रूप से ये चलता आ रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहा था? एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा था कि ऐसे तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया? ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब देखो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट क्या है? ग्रेव एरर्स का मतलब है बहुत ही गंभीर गलतियां पूर्वी देशों की। यहां पर जो ईस्ट है ना, द ईस्ट, इसका मतलब है एशियन कंट्रीज। ठीक है, क्या मतलब है? एशियन कंट्रीज। जो ईस्ट है यहां पर इसका मतलब है एशियन कंट्रीज, और एशिया में ही भारत भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए
भारतीय और साथ में जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वहां पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल प्राचीन शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी कि वेदों को पढ़ लो, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो पढ़ने के बाद व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। सही बात है, आप अगर वेद के ज्ञाता हो तो क्या आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर पुराने टाइम में क्या था कि वेदों की शिक्षा, धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा लेने से लोग समझते थे कि हम शिक्षित हो गए हैं और हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जब तक वो नौकरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं होंगे तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? तो वही इन्होंने कहा कि ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, कि पहली बात एरर्स क्या थे? एरर्स का मतलब होता है गलतियां। तो जो भारतीय समाज में गलतियां क्या थी उनके हिसाब से, कि वैदिक धर्म पर डिपेंड रहना, निर्भर रहना और अपडेट ना होना, वक्त के साथ बदलते रहना। होता है ना कि वक्त के साथ थोड़ा अपडेट होना जरूरी होता है। तो अपडेशन बिल्कुल खत्म हो गया। पुरानी तकनीक पर डिपेंड रहे, नई चीज़ों को अपनाया नहीं कि वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और समय के साथ सब चीज़ बदल रहा है, तो उसके हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में ऐसा कुछ नहीं था। समय के साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली, जटिलताएं बढ़ती गई। ठीक है, इसी को ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट कहा गया है। और साथ में कहा गया कि जितनी भी शिक्षा पद्धति यहाँ चल रही है ना, ये सब पुरानी तकियानुसी है, बिल्कुल जिसका कोई काम नहीं है आज के टाइम में। और कहीं ना कहीं ये चीजें चलाने का उनका मकसद ये भी था कि अगर किसी क्षेत्र पर हमें अधिकार करना है या फिर उसको जीतना है, तो पहले वहाँ के लोगों के दिलों में जगह बनाने की जरूरत है। लोगों के दिलों में जगह बनाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर वहाँ पर हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग रहते हैं ना, उनकी धार्मिक शिक्षा को प्रसारित करो, जिससे वो लोग हमारे साथ आ जाएं, तो हमें उस क्षेत्र पर कब्जा करने में आसानी रहेगी। ठीक है, शासन करने में आसानी रहेगी। तो ये उनका मकसद था। अब देखो, इन्होंने जब देखा ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हुआ। फिर आता है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। एजुकेशन फॉर कॉमर्स क्या था? देखो, ट्रेड, अगर किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है, व्यापार करना है, तो उसको कॉमर्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इतिहास के संदर्भ में भी यही था कि जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या कहा, उनमें एक ऑफिशियल्स थे, उनका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं यहां पे, थॉमस मैकाले, आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय ओरिएंटलिज्म, मतलब इंडियन ओरिएंटलिज्म की बहुत ही कड़ी आलोचना की थी, बहुत ही कड़ी। एक ये व्यक्ति थॉमस मैकाले और एक जेम्स मिल थे, उन्होंने बहुत ही कड़ी आलोचना की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि उनको पता था कि ये शिक्षा व्यवस्था ना तो रोजगार दिला सकती है और ना ही एक बेहतर जीवन। ठीक है, उनके हिसाब से तो उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स की एजुकेशन यहाँ पर लानी चाहिए, कि अगर लोग, मतलब विद्यार्थियों को वोकेशनल स्टडीज करानी है, उनको व्यापार के बारे में बताना है कि व्यापारिक चीज़ें कैसे होती है, वो उसको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए कॉमर्स की पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी। और इसीलिए यहाँ पर अब यूनिवर्सिटीज़ स्थापित होने लगे। 1861 में आई थिंक कैलकाटा में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, उसके बाद बॉम्बे में और फिर मद्रास में। जो शुरुआत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, शुरुआत से जो चलती आ रही थी, वो 3 चीज़ें बहुत मेन जगह थी और वहीं पर उन्होंने क्या स्थापित किए, वो यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और फिर मद्रास में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की। ठीक है, तो और इसी के साथ उन्होंने कॉमर्स एजुकेशन को यहाँ पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इंडिया में पहली बार यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, कि अब बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते थे, इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। अब देखो, इसमें एक आ गया, अभी तक तो हम चीजें चल रही थी जो अकॉर्डिंग टू हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन को कैसे देखा। लेकिन अब जो चलेगा वो है कि लोकल स्कूल्स का क्या हुआ। इन लोकल स्कूल्स का मतलब क्या है? इन लोकल स्कूल्स का मतलब वो स्कूल है जो गांव में थे, बिल्कुल जैसे पहले गुरुजी, मास्टर जी पढ़ाते थे गांव में, और वो स्कूल नहीं थे, वो ऐसे मान लो कहीं पे भी एक छोटी सी मतलब रूम है खाली, वहीं पर साफ उफ करके वहीं पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक
एक टाइप का स्कूल था और वहीं पर बच्चे आते भी थे पढ़ने, क्योंकि उनको शिक्षा लेने से मतलब ये था, उनको ये नहीं मतलब था कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, उनको शिक्षा ले। और पैसे का तो ऐसा है कि अभी मैं बता रहा हूँ, देखो पैसे का क्या हिसाब चलता था पहले, वो बताऊंगा मैं भी। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, इसमें ना रिपोर्ट तैयार कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने फैसला लिया कि भारतीय जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने का काम उन्होंने किसको दिया? विलियम एडम को दिया। किसको? विलियम एडम को। ये एक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको दिया एक काम सौंपा कि आपको ना एक रिपोर्ट तैयार करनी है। किसके ऊपर? एजुकेशन की इंडिया में कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो अनऑफिशियल है, अर्थात जो नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट से उनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, और ऐसे ही इंडिपेंडेंटली वो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो आपको इसके बारे में एक डेटा तैयार करना है। और देखो उन्होंने जो डेटा तैयार किया उसमें देखो क्या आया, उनके डेटा के हिसाब से बिहार और बंगाल में करीबन 1 लाख ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो गवर्नमेंट से लिंक नहीं थे, ठीक है, उनका कोई लिंक नहीं था गवर्नमेंट से, और वो चल रहे थे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। कोई मतलब उसमें कितना फाइनेंशियल मतलब पैसा कौन लगा रहा था, कितना पैसा वो कमा रहे थे, उसका कोई जानकारी सरकार के पास नहीं जा रही थी। इसकी रिपोर्ट विलियम एडम ने तैयार की, और वो जब रिपोर्ट तैयार हो गई तो उसको आगे भेजा किसको? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। और इस स्कूल में क्या होता था मैं बताता हूँ, मैंने जो भी पैसे का हिसाब बताया था वो अब बता रहा हूँ कि स्कूल में ये नहीं था कि क्लासरूम के हिसाब से, जैसे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने 20 स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना है पढ़ लो, और सबको पढ़ने की इच्छा होती थी। पहले पढ़ने की इच्छा इसलिए होती थी कि स्कूल बहुत कम थे, बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, और जहाँ गुरुजी बैठ गए वहीं पर क्लास शुरू हो जाती थी, ठीक है, वही क्लासरूम बन जाता था। तो ना वहाँ पर सेपरेट क्लासेस थी, फीस का कोई झंझट ही नहीं था। फीस का ऐसा हिसाब चलता था कि जिसके पेरेंट्स अमीर हैं वो फीस दे सकते हैं, जिसके पेरेंट्स गरीब है वो नहीं भी दे सकते हैं, ये हिसाब था पहले। लेकिन बाद में इन सब चीज़ों को गौर किया गया गवर्नमेंट द्वारा, कि गवर्नमेंट ने समझा कि ये सिस्टम ही बेकार है, इसमें तो कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, बस सिस्टम चले जा रहा है, कोई पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बाद में इसके ऊपर एक्शन लिया और इसके ऊपर एक बिल्कुल एजुकेशनल सिस्टम, एक बिल्कुल बोलते हैं ना एक डिपार्टमेंट बनाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो बता रहा हूँ आपको, जिसमें आता है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, ठीक है। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स का मतलब है कि अब ना शिक्षा की व्यवस्था को बिल्कुल रूटीन में कर दिया गया, कि डिसिप्लिन में कर दिया गया, कि अब स्कूल स्थापित किए गए, स्कूल बनवाए गए, गवर्नमेंट से लिंक किया गया सबको, और ये कहा गया कि अब एक रूटीन है कि अब मान लो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक क्लास होगी, या फिर सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक क्लास होगी, तो होगी। ऐसा नहीं है कि दोपहर 8 बजे से मतलब सुबह 8 बजे से 12 बजे के बाद स्कूल बंद। अगर गवर्नमेंट ने ये टाइम फिक्स कर दिया तो इस टाइम तक क्लास चलेंगी, ठीक है। और ये रूटीन बना दिया, न्यू रूल बना दिए गए कि जितने भी उसमें पढ़ाने वाले टीचर है, वो गुरुजी जो होते हैं जो उसमें पढ़ाते हैं, उनको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, कहाँ पे? गवर्नमेंट के पास अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो ये भी इसके अंदर आता है न्यू रूल्स के सामने, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया कि इंस्पेक्शन टीम बना दी गई, एक टीम बना दी गई कि वो हर जगह जाके देखती थी कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज जाके वो देखते थे, ठीक है। तो ये न्यू रूल्स और न्यू रूटीन्स में आता है। फिर आगे बढ़ते थे, एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। अब एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा। क्या मतलब होता है? मुद्दा। और नेशनल एजुकेशन का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। नेशनल एजुकेशन की, राष्ट्र में अब एजुकेशन किस प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी है अगर आपको ऑफिशियल वर्क में शामिल होना है या फिर अपने आप को अप टू डेट करना है, तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। और इसी के ऊपर देखो गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी ने कहा इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस, कि इंग्लिश की जो इंग्लिश शिक्षा है, मतलब जो हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, उसने ना हमें गुलाम बना दिया। क्या कर दिया? एनस्लेव कर दिया। एनस्लेव का मतलब होता है गुलामी करना, गुलाम बना देना, ठीक है। गुलाम बना दिया है हमें, किसने? इंग्लिश एजुकेशन ने। कैसे? उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन में ना क्या है कि किताबें पढ़ो और फिर आप पेपर दो और पास हो जाओ।
तो गांधी जी का मानना था कि किताबें पढ़ने से, उसको लिखने से वो असली एजुकेशन नहीं है। उनका मतलब था कि एजुकेशन का सही अर्थ क्या है, एजुकेशन का सही अर्थ है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कि आपको मतलब बोलते हैं ना कि कौशल, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। गांधी जी स्किल्स पर वो करते थे, फोकस करते थे। ये नहीं कि आपके पास किताबी ज्ञान क्या थे। उनके हिसाब से ऐसा था कि किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं है। कौन मान रहे थे? गांधी जी। लेकिन जो अंग्रेज ऑफिशियल्स थे उनका मानना था कि बुक्स मतलब जो एकेडमिक्स चीज़ें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ में स्किल्स है तो वो तो बिल्कुल बेनिफिट है एक व्यक्ति के लिए, अगर उसके पास स्किल भी है और साथ में एकेडमिक एजुकेशन भी है। एकेडमिक एजुकेशन का मतलब है किताबी जो चीज़ें हम स्कूल में पढ़ते हैं 1st to 12th तक, उसके बाद जो पढ़ते हैं आगे वो सब एकेडमिक में आता है। और उसके बाद जो अलग चीज़ें होती है वो स्किल में होता है कि हमारे अंदर अलग से क्या स्किल है, कि हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये स्किल होता है। तो गांधी जी ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास किताबी ज्ञान है तो ही आप पढ़े लिखे हो, आपके पास स्किल होगा तो भी आप एक अपना जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकते हो। उनका मानना था कि हम डेली लाइफ में वो सब चीज़ें करते हैं जिसका हमारे किताबों से, जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हम सोचते भी बिल्कुल डिफरेंटली है और किताबों में जो पढ़ते हैं वो भी बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब दो चीज़ें चलती है, रियल वर्ल्ड कुछ चल रहा है, किताबों में जो चल रहा है वो अलग है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इसी के ऊपर कहा था कि इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो पढ़ा लिखा कहलाएगा, लेकिन जिसने ये शिक्षा प्राप्त नहीं की है लेकिन उसके पास स्किल है तो वो भी अपनी जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकता है, ये उनका मानना था। अब आगे एक और टॉपिक है, वो है टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस। टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस क्या है? आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक में, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में, इसमें है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में एक शांति निकेतन नाम की ना एक शिक्षण संस्थान खोला था। कहाँ पे? कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। कहाँ पे? कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव, ग्रामीण इलाके में एक शिक्षण संस्थान खोला, उसका नाम रखा शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में आपने सुना भी होगा, वैसे आप 8th में हो, अभी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन अगर कहीं गलती से सुन लिया हो तो आपको याद होना चाहिए कि शांति निकेतन को ही इन्होंने अबॉर्ड ऑफ पीस कहा था। क्या कहा था? अबॉर्ड ऑफ पीस, शांति वाली जगह, शांति निवास। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल पीस हो। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको बताऊं, किताब में भी पढ़ोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तो उनको स्कूल में पढ़ना बहुत बेकार लगता था। उनको लगता था कि ये जो स्कूल है ये एक कैद खाना है, जैसे कैदी होते हैं ना उसको जेल में रखा जाता है, वैसे बच्चों को जेल में रखा जाता है और बिल्कुल अगर उनकी इच्छा ना भी हो तो भी उन्हें पढ़ाया जाता है। तो उस हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि एजुकेशन का मजा तब है जब हम नेचर से कनेक्ट होकर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हमें एक कमरे में बंद कर दिया और बोला पढ़ो। ठीक है, तो उसमें बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मैं थोड़ा अपनी चीज़ बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं अपने व्यूज़ रख रहा हूँ, ये मेरे व्यूज़ नहीं है, ये उनके व्यूज़ हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के, जो उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे एजुकेशन के बारे में। तो उनका मानना था कि नेचर से, एनवायरनमेंट से कनेक्ट होके एजुकेशन को प्राप्त करना ये ज़्यादा बेटर रहता है इन कंपैरिजन एक रूम में बंद होकर। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन खोला। शांति निकेतन कोई बिल्डिंग, कोई इमारत के अंदर बना स्कूल नहीं था, ये एक ओपन ग्राउंडेड स्कूल था। ऐसी जगह पे इन्होंने बनाया था कि बिल्कुल खुला वातावरण था, वहाँ पर बच्चे पढ़ते भी थे। आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, जैसे हाथ का, मान लो किसी को हस्त कौशल कुछ सीखना है, जैसे हाथ से बनाई हुई चीज़ें को सीखना है, उसको डेवलप करना है तो वहाँ सीख सकता था। दूसरा म्यूजिक, किसी को संगीत में बहुत ही रुचि है तो वो वहाँ जाके संगीत, म्यूजिक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आपका आता है आर्ट एंड क्राफ्ट, तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा भी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ना वेस्टर्न चीज़ों में जो साइंस और टेक्नोलॉजी की चीज़ें थे उसको भी सही मानते थे। उनका मानना था कि दोनों को साथ लेकर चलना बेटर रहेगा, कि एक तरफ आर्ट, म्यूजिक और क्राफ्ट ये भी चीज़ जरूरी है, और साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा की ज़रूरत है आज के टाइम में। आने वाले टाइम में, भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, कंपलसरी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि लेकिन ये अभी भी
इमारती मतलब एक बिल्कुल बंद कमरे में बैठ के शिक्षा लेने के पक्ष में नहीं थे। ये सोचते थे अगर साइंस टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा देनी है तो बिल्कुल खुला वातावरण होना चाहिए, वहां पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि यहाँ पर आप पढ़ो और अपना शिक्षा ग्रहण करो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ये एक बिल्कुल ऐसा लगा हुआ कि मैंने पता नहीं कुछ ज़्यादा भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बता दी। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो, कोई पॉइंट छूट गया हो जो मैंने आपको ना बताया, तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि सर आपने ये नहीं बताया, इसे बता दो, तो मैं पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई वाली तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं कि जो आपके जो हेल्पफुल दोस्त हैं, मतलब जो आपकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद कर सको ये वीडियो उनको देकर। ठीक है, आपको एग्जाम में भी बहुत काम आ सकता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा, आपको कुछ समझ में ना आए तो ये वीडियो आप देखो, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो जाएगी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।